डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 46। जब ऐसी रातों में दीवाने मिलते हैं। एक कमरे में काफी डिम लाइट जल रही थी। ये एक आलीशान कमरा था जो उसी कॉटेज का था जिसमें इस वक्त पार्टी चल रही थी। उस कमरे के ड्रेसिंग के सामने खड़ा था एक शख्स जिसने इस समय काले रंग का पठानी सूट पहना था। कुर्ते की बाजों को कोहनी तक समेट रखा था, जिस कारण उस शख्स के हाथ की नसें उभरकर दिख रही थी और उस पठानी सूट में उस शख्स का कसा हुआ बदन और अधिक लुभावना लग रहा था। ये शख्स अभय ठाकुर था। उसने अपनी कलाई पर एक महंगी चमचमाती घड़ी बांधी और उस आईने में अपने अक्स को देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। उसी पल वहां कबीर का आना हुआ, जिसने आते ही कहा, फाइनली मलिक आर हियर। ये सुनते ही अभय के होंठों के मुड़ गए। उसने बिना कबीर को देखे कहा, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कबीर। यस बॉस, कबीर ने कहा और वहां से चला गया। और यहाँ अभय अब अकेला रह गया था, अपने चेहरे पर अजीब से भाव लिए। तभी उसने कहा था ना, जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगा। ये कहते ही अभय के होंठों पर एक दहशत से भरी मुस्कान आ गई और वो इस समय बेहद भयानक प्रतीत हो रहा था। आयशा अब भी हैरानी से उस अंधेरे में डूबे कॉरिडोर में खड़ी थी और अभी भी वो यही सोच रही थी कि आखिर वो लड़की थी कौन जो इतनी जल्दबाजी में आगे बढ़ गई। आयशा ने अब इस बारे में ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की और एक दफा फिर उस कोने में मौजूद अंधेरे की ओर देख वो आगे बढ़ गई और अंदर वॉशरूम में चली गई। उसे यहाँ पर काफी अजीब लग रहा था और बेहद घबराहट हो रही थी। वो अंदर आकर वॉश बेसिन के सामने खड़ी हो गई। वॉशरूम पूरी तरह से खाली पड़ा था और आयशा अपना चेहरा शीशे में देखने लगी कि तभी उसकी नजर अपनी गर्दन पर मौजूद एक निशान पर गई। उस निशान ने आयशा का पूरा ध्यान खींच लिया और वो उसे उंगली से छूने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उस निशान को अपनी उंगली से टच किया उसी पल उसे दर्द का एहसास हुआ। आयशा सिसक उठी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये निशान हुआ कैसे, लेकिन तभी अचानक से उसका माथा ठनका और उसे याद आए अरमान संग बिताए वो नशीले लम्हे। जब अरमान ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे थे तब बेहद मजबूती से उसने उसे काट लिया था और अब जाकर आयशा को समझ आया कि ये निशान अरमान की देन है। ये सोचते ही आयशा का मुंह बन गया। किस घड़ी में ये शख्स पैदा हुआ था और इतना गुरूर किस बात का है इन्हें। ऐसा लगता है कि दुनिया जहां से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस जो मन में आता है वो कर जाते हैं। आयशा ये शिकायतें करते हुए हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन साथ ही साथ अरमान के जिक्र भर से आयशा का चेहरा लाल पड़ जाता था और तभी उसके दिमाग में अरमान संग बिताए हर एक लम्हे गूंजने लगे। वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसका और अरमान का रिश्ता अब एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ा हुआ है जहां से वापस जाना नामुमकिन है। अरमान जिस तरह आयशा के लिए पागल हो चुका था, उससे तो इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो किसी भी हालत में आयशा को खुद से दूर जाने देगा। आयशा बेशक अरमान के लिए कुछ महसूस करने लगी थी। उसके ज़हन में अजब से जज्बात पनपने लगे थे, लेकिन अब भी वो इन जज्बातों को एक नाम नहीं दे पा रही थी। अरमान के बारे में सोचने भर से आयशा के दिल की धड़कनें एक अलग ही रफ्तार पकड़ लेती थी कि तभी उसके ज़हन में वो रात गूंज उठी जब उसने अपना सब कुछ किसी अनजान शख्स को सौंप दिया। ये सोचकर ही वो कांप उठी कि क्या हकीकत जानने के बाद अरमान उसे अपनाएगा या फिर नहीं। आयशा अचानक से घबराई सी आवाज में बोल उठी, नहीं, मुझे उन्हें उस रात का सच बताना ही होगा। ये कहते ही आयशा के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। बाहर कार में बैठा अरमान धीरे धीरे शराब की उस बोतल को अपने होंठों से लगाकर उसके घूंट अपने गले के नीचे उतारता जा रहा था कि तभी उसने अपनी आंखें बंद की और सिर सीट से टिकाकर बैठ गया और उसी पल उसके दिमाग में एक मंजर कौंध उठा। फलेश विवेक
ये वो रात थी जब आयशा और पारस की शादी होने वाली थी और आयशा ये शादी पारस से पूरी सच्चाई बताए बिना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पारस को एक मैसेज किया जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। तो वही दूसरी तरफ एक शख्स के हाथ में पिके एक फ़ोन में कोई मैसेज आया। उस शख्स ने उस मैसेज को खोल के देखा तो ये आयशा का मैसेज था, जिसे देख उस शख्स के होंठों के कोने मुड़ गए। कुछ ही पलों में एक अंधेरे में डूबी बड़ी सी बालकनी के पास आयशा का आना हुआ, जिसने उस अंधेरे में पीठ करके खड़े एक छाया को देखा और आयशा समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि पारस है। आयशा ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं नहीं जानती कि अब मैं जो कहूंगी वो सुनकर तुम्हारा क्या फैसला होगा, लेकिन भले ही हमारा रिश्ता मजबूरी में क्यों ना बंध रहा हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को झूठ की नींव पर नहीं टिकाना चाहती। उसका दिल कांपने लगा था ये सब कहते हुए। मैं अपनी जिंदगी का सच बताए बिना तुमसे कोई रिश्ता नहीं बना सकती पारस। ये कहकर आयशा ने एक गहरी सांस ली, मैं वजन नहीं हूँ पारस। ये कहते ही उसकी आंखों में भरी वो आंसू की बूंद उसके गालों पर लौट गया। मैं नहीं जानती कि उस रात मेरे साथ वो सब क्यों हुआ, लेकिन तब मैं होश में नहीं था। जो कुछ हुआ उस पर मेरा खुद का कोई जोर नहीं था। उस रात मैंने अपना सब कुछ खो दिया था पारस, सब कुछ। आयशा की सिसकी छूट गई और वो रो पड़ी। ये सब जानने के बाद अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए इनकार भी करोगे तो भी मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी इस सच को अपनाना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि मजबूरी में आकर तुम मुझसे जबरदस्ती शादी करो, क्योंकि शादी करना एक बहुत ही बड़ा फैसला है और ये फैसला तुम सही शख्स के लिए लोगे वही बेहतर रहेगा। आयशा ने अपने आंसू पोंछे। मैं जा रही हूँ अब। मंडप पर तुम नहीं भी आए तो भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। ये कहते ही आयशा वहां से चली गई। तो वही वो शख्स अब भी उस अंधेरे को देख रहा था और आयशा के जाते ही वो शख्स मुड़ा और अपने कदम आगे बढ़ाकर उस अंधेरे से बाहर निकला और अब जाकर उस शख्स का चेहरा साफ हुआ, जो कि कोई और नहीं बल्कि अरमान था। अरमान मलिक। यानी उस रात आयशा ने जो कुछ भी कहा था वो पारस से नहीं बल्कि अरमान से कहा था। अरमान शुरू से ही इस कहानी को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। अंदर कॉटेज में शरद सबसे बात करने में व्यस्त थे जब अचानक से किसी ने उनके कंधों पर अपना हाथ रखा। ये महसूस कर शरद मुड़े और अब जाकर उनका सामना हुआ अभय ठाकुर से। पहले तो शरद ने अभय को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर अभय ठाकुर। कई दिनों से दिल में हसरत थी आपसे मिलने की और आज आखिरकार वो मौका आ ही गया। अभय ने भी पलटकर शरद से हाथ मिलाया और अजीब सी सस्पिशियस आवाज में कहा, हसरतें तो मेरे दिल में भी थी, दिनों से नहीं बल्कि सालों से। अभय का अंदाज शरद को बेहद कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और अभय से हंस मुस्कुराकर घुलने मिलने लगे। उम्मीद है आपको यहाँ किसी चीज की तकलीफ नहीं हो रही होगी, अभय ने कहा। अरे बिल्कुल नहीं, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होने दी आपने, शरद ने कहा। ये सुन अभय ने अपनी गर्दन हिला दी और उसकी निगाहें किसी को ढूंढने लगी कि तभी बीचों बीच लगे स्टेज पर एक अनाउंसमेंट होस्ट के द्वारा हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे उम्मीद है आप ये शाम एंजॉय जरूर कर रहे होंगे, लेकिन ये शाम बस बातों के लिए नहीं है बल्कि इसे तो अभी और रंगीन बनाया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर होगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस जिसे देखकर इस रात में 4 चांद लग जाएंगे। होस्ट की ये बात सुनते ही हर तरफ तालियों की गूंज उठ गई और कुछ ही पलों में लाइट बेहद डिम हो गई और एक स्पॉटलाइट सीधा स्टेज पर बैठी लड़की पर जा गिरी, जिसने इस समय लाल रंग का घेरदार अनारकली पहना था। माथे पर घूंघट था और उसके इर्द गिर्द कई लड़कियां बैठी थी। हर किसी की सांसें थम गई इस नज़ारे को देख कि तभी पीछे से एक गाना उन सबके कानों में गूंजा। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। अक्सर इस दुनिया में वो लड़की बेहद ही खूबसूरत डांस कर रही थी। उसकी कमर की लचक इतनी दिलकश थी कि कुछ मर्दों का तो वहां खड़े खड़े कत्लेआम हो गया। तो वही अभय, जिसे इन सब में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, वो बार काउंटर पर गया और वहां से एक शराब की घूंट उठाकर उसे अपने होंठों से लगा लिया और इस दौरान उसकी नजरें केवल उस भीड़ में थिरक रही लड़की पर थी। घूंघट आड़ से ही उस लड़की ने भी अभय की नजरों को खुद पर महसूस कर लिया और उसी पल गाने की अगली लाइन आवाज बज उठी, आंखों से बात होती है, धड़कन भी साथ होती है, कोई ना समझे ये इश्क की जुबां। वो लड़की सबके बीच थिरकती हुई अभय के करीब बढ़ने लगी। धीरे धीरे से वो दिल में बस जाते हैं, चोरी चोरी से वो दिल को चुराते हैं, फिर एक दिन वो बिछड़ जाते हैं। उस लकड़ी की आंखों से आंसू की बूंदें बह गई। बाहर बज रहे गाने की आवाज आयशा को अंदर तक आ रही थी।
जहां एक तरफ उसके कानों में वो गाने के बोल बज रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग में अरमान और उसकी वो पहली मुलाकात हलचल कर गई। ये दिल तो प्यार मांगे हैं, सच्चा दिलदार मांगे हैं, जाने मोहब्बत मिले किसे कहाँ। और बाहर अरमान के जहन में भी केवल आयशा ही चल रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इधर वो लड़की दीवानी सी थिरकती जा रही थी और अपने खूबसूरत डांस से उसने हर किसी का दिल जीत लिया था। जब ऐसी रातों में दीवाने मिलते हैं, नजरें टकराती है, फिर दिल धड़कते हैं, चाहत के अफसाने बन जाते हैं। वो स्टेज के बीचों बीच खड़ी घूमने लगी और यहाँ गाना अपनी आखिरी धुन पर आ चुका था। हर कोई इस दिलकश दृश्य में लीन हो चुका था कि तभी ना जाने कहां से ऊपर लगा बड़ा सा चमचमाता हुआ झूमर धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। और ये सब ऐसे हुआ कि हर कोई सन रह गया। लेकिन अभी तो शायद बस शुरुआत थी, क्योंकि अचानक से सबने महसूस किया कि कॉटेज में लगे सजावटी पर्दों में आग लग गई है और वो पर्दे जगह जगह लगे थे, इसलिए एक के बाद एक पर्दा उस आग को पकड़ता जा रहा था। एक पल ना लगा और वहां हाहाकार मच गई। सब घबराकर इधर से उधर भागने लगे। अभय तुरंत हरकत में आया और उसने कबीर से चिल्लाते हुए कहा, सभी को सही सलामत बाहर निकालो, क्विक। हर एक शख्स हरकत में आया और पल भर में ये खूबसूरत शाम आग की लपटों में घिर गई। बाहर अरमान, जो कॉटेज से कुछ दूरी पर अपनी कार में बैठा था, उसने अचानक से वहां सबको घबराते हुए बाहर निकलते हुए देखा। ये देख वो तुरंत गाड़ी से उतरा और एक मिनट भी ना लगा और उस भीड़ को नजरअंदाज करते हुए अंदर कॉटेज में बढ़ गया और उसने देखा अपनी आंखों से ये आग से भरा भयानक मंजर, जहां रास्ते में ही उसे शरद दिखी पर उनके साथ आयशा नहीं। वो इतनी बुरी तरह से शरद पर चीख उठा कि शरद सन रह गए। आयशा कहाँ है? शरद तो खुद आयशा को लेकर घबरा उठे थे। वो कुछ ना कह सके और अरमान का चेहरा लाल पड़ गया जब उसने शरद के चेहरे को पढ़ा। वो पल भर में समझ गया कि आयशा अंदर फंस गई है और बिना एक पल गवाए वो अंदर आग से घिर चुके कॉटेज में कूद गया। अरमान, पीछे से शरद चीखते रह गए, लेकिन उनकी चीख का कोई फायदा ना हुआ। इधर आयशा, जो बस वॉशरूम से बाहर निकली ही थी, उसने जब अचानक से हर जगह धुआं धुआं देखा तो उसकी सांसें अटक गई। वो डर के मारे कांप उठी जब उसकी नजर हर जगह फैली आग पर गई और एक पल ना लगा जब वो खौफ से भरी आवाज के साथ चिल्ला उठी, HELPPPPP। तो वही वो लाल अनारकली वाली लड़की, जिसके माथे से घूंघट उतर चुका था, इस कारण अब उसका चेहरा भी स्पष्ट हो चुका था। ये लड़की माया थी, जो एक अंधेरे में डूबी जगह में आग के बीच फंस चुकी थी। वो बेतहाशा रोते हुए चीख पड़ी, कोई बचाओ, मदद करो मेरी। बाहर अभय, वो जब पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि अब यहाँ कोई नहीं फंसा है, इसलिए जैसे ही अब वो खुद बाहर जाने को हुआ, उसी पल उसके कानों में किसी लड़की की आवाज गूंज उठी। ये आवाज सुनते ही अभय के कदम जहां थे वहीं रुक गए और उसने तुरंत अपनी गर्दन उस ओर घुमाई जहां से आवाज आ रही थी और बिना कुछ सोचे समझे उस ओर फैली आग में कूद गया। ये कॉटेज बेहद विशाल था और वहां अरमान बदहवास सा चिल्लाए जा रहा था, आयशा, आयशा। अरमान पागल हुआ जा रहा था, लेकिन तभी उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी, कोई बचाओ, मदद करो मेरी। इस आवाज को सुन अरमान स्तब्ध रह गया और एक पल भी नहीं गवाया उसने उस ओर दौड़ने में जहां से ये आवाज आ रही थी। इधर आयशा की हालत बेहद खराब हुई जा रही थी। इस धुएं के मारे अब उसे चक्कर आने लगे थे। वो अब भी अपनी मदद के लिए चिल्लाई जा रही थी, लेकिन अब उससे बोला तक नहीं जा रहा था और उसकी आंखें बंद होने लगी। वो धीरे धीरे बंद हो रही आंखों से बस कुछ शब्द बड़बड़ा पाए, मान। बेशक वो अरमान को पुकार रही थी और तभी उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं, जिसके साथ ही वो जैसे ही जमीन पर गिरने को हुई कि तभी ना जाने कहां से एक शख्स आया और उसने आयशा को गिरने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लिया। आयशा की आंखें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और वो बेजान सी उस शख्स की बाहों में झूल गई। और ये शख्स था अभय ठाकुर। वही माया भी बुरी तरह से आग की लपटों में फंस चुकी थी। वो रोते हुए चिल्लाई जा रही थी जब दौड़ते हुए वहां आया अरमान। इस वक्त माया की पीठ उसकी ओर थी। अरमान समझ चुका था कि यहाँ से उसे निकालना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत अपना ब्लेजर निकाला और कूद पड़ा उस आग में। और माया, वो बस चिल्लाए जा रही थी जब पीछे से ही अरमान ने उसके जिस्म पर अपना ब्लेजर रख दिया और धीरे से बोला, शश, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माया ने जब अपने कान के करीब किसी की इतनी भारी आवाज को महसूस किया तो उसका शरीर अब ढीला पड़ गया और अरमान ने बिना एक पल गवाए माया को अच्छे से ब्लेजर से ढका और अगले ही पल उसे वहां से बाहर निकालने के लिए अपनी गोद में उठा लिया। और अब तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि अभय की बाहों में थी आयशा और अरमान की बाहों में माया। कंटिन्यूड।
हुआ ना धमाका। मैंने बहुत दिमाग लगाया कि इन सभी की पहली मुलाकात यूनिक होनी चाहिए जो सांस लेने तक की फुर्सत ना दे। मुझे ये पार्ट लिखते टाइम गूज़बम्प्स आ गए थे। और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो तारीफ किए बिना मत जाना, क्योंकि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इस राइटर का दिल खुश हो जाएगा। मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता। फोर्स्ड किस। अरमान की बाहों में झूली माया का चेहरा वो अंधेरे की वजह से साफ नहीं देख पाया था और न ही उसने कोई कोशिश की उसे देखने की। वो बस सामने देखते हुए भागते हुए बाहर बढ़ता जा रहा था और जैसे तैसे वो माया को उस आग से बाहर निकालकर कॉटेज से बाहर लाया और बिना उसे देखे उसने माया को एक जगह पर बिठा दिया और अब अपनी आयशा के लिए जैसे ही दोबारा अंदर भागने को हुआ उसी पल कुछ कदम अरमान आगे बढ़ा ही पाया था कि तभी उसे अपने सामने दिखा एक मंजर जिसे देख अरमान के कदम जहां की तहां थम गए। आग की लपटों को पीछे छोड़ता हुआ भय आयशा को अपनी गोद में थामे आगे बढ़ता जा रहा था और आयशा, वो पूरी तरह से बेहोश उसकी बाहों में झूल चुकी थी। उसकी आंखें बंद थी और हाथ बेजान से जमीन की ओर लटक रहे थे। अरमान जमा सा रह गया आयशा की इस हालत पर और हर किसी की नजरें अभय और आयशा पर जा ठहरी। तो वही अभय जो आयशा को सही सलामत बाहर निकाल लाया था, उसने एक जगह आराम से उसे अपनी बाहों से उतारा और बेहोश होने की वजह से वो जैसे ही दूसरी तरफ बेजान सी झुकने को हुई उसी पल सामने से किसी और शख्स की बाहों ने उसे संभाल लिया और ये शख्स अरमान था। बीच में थी बेहोश आयशा और उसके इर्द गिर्द खड़े थे एक ही म्यान की दो तलवार, अरमान मलिक, अभय ठाकुर, और दोनों की नजरें एक दूसरे से जा टकराई। उनमें से कोई भी किसी से कम नहीं था और न ही उनके जिस्म में दौड़ते खून में धधकती आग की कमी थी। जहां आयशा की एक बाजू को अरमान ने पकड़ रखा था तो वही दूसरी बाजू पर हाथ अभय ठाकुर का कसा था। और अब जाकर अरमान ने अपनी नजरें अभय की नजरों से हटाए और उसी पल उसकी आंखों ने आयशा की उस बाजू तक का सफर तय किया जिसे अभय ने थाम रखा था। ये देख अरमान के अंदर एक आग सी जल गई। उसने एक झटके में आयशा को अभय से दूर किया और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाकर अभय को आखिरी नजर देख कहा, मेरी चाहत बचाई है आज आपने मिस्टर ठाकुर। और अब अरमान मलिक के जहन पर एक कर्ज हुआ आपका, और इस कर्ज को वक्त आने से पहले अदा कर दूंगा। चलता हूँ। ये कहते ही अरमान तुरंत वहां से चला गया तो वही अभय की शक्ल पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। वो बस एकटक अरमान को आयशा की बाहों में ले जाते हुए देखता रहा। न ही उसने कुछ कहा और न ही आयशा को रोकने की कोशिश की। अभय के चेहरे को पढ़ पाना नामुमकिन था और न ही ये समझा जा सकता था कि आखिर उसके दिलो दिमाग में इस समय क्या ख्यालात उमड़ रहे हैं। वो बस एक जगह खड़ा रहा और उसकी नजरें दूर जा रहे अरमान और आयशा से तब तक ना हटी जब तक वो दोनों उसकी नजरों से ओझल ना हो गए। इधर माया भागते हुए एक कार में आ बैठी जिसकी ड्राइविंग सीट की कमान रघु ने संभाल रखी थी। तो वही कार में बैठते ही माया फुटकर रो पड़ी, ये मेरी आखिरी कोशिश थी और सब बर्बाद हो गया। अब मुझे कभी ये मौका नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं। माया को ऐसे फफक कर रोते देख रघु ने से रहा ना गया और उसने छूटते ही माया को अपनी बाहों में भर लिया बिना इस बता की चिंता किए कि माया आगे चलकर उस पर नाराज भी हो सकती है। लेकिन इस बार माया ने भी कुछ जा कहा क्योंकि वो कुछ कहने सुनने की हालत में ही नहीं बची थी और रघु की पीठ पर अपना हुना हाथ कसकर वो बेतहाशा रोने लगी। रघु ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती माया। किस्मत हमें फिर एक मौका देगी। अरे किस्मत का इंतजार करते करते एक लंबा अरसा बीत गया। मैं अब और किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकती रघु। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। माया पूरी तरह से अपने होश खो बैठी थी और रघु का भी दिल दुख गया माया की इस हालत पर। कुछ घंटों की दूरी तय कर अरमान की कार मलिक मेंशन के सामने आकर आ खड़ी हुई। उसने एक पल के लिए भी आयशा को खुद से दूर नहीं किया था। वो उसे मजबूती से अपने सीने से लगाए बैठा रहा और जैसे ही मेंशन आया उसी पल वो आयशा को अपनी गोद में लेकर कार से बाहर आ गया। अंदर आते हुए वो बुरी तरह से चीख उठा, अरुण, कॉल द डॉक्टर्स राइट नाउ। अरमान की चीख सुनकर कोई हरकत में आ गया और उसके मैनेजर ने तुरंत एक डॉक्टर्स की टीम को घर बुलाया और तभी जोलिया बाहर आई जिसने आयशा को जब इस हालत में अरमान की गोद में देखा तो वो बुरी तरह से घबरा उठी। लेकिन अरमान के डर के मारे वो कुछ भी ना कह पाई। तो वही कुछ ही देर में वहां एक डॉक्टर की टीम का आना हुआ जो कि सब फीमेल्स थी। पिछला वाला इंसिडेंट हर किसी को याद था कि अरमान ने क्या तमाशा किया था जब एक मेल डॉक्टर ने आयशा को हाथ लगाया, इसलिए इस बार किसी ने वो गलती ना दोहराई। आयशा इस समय अपने कमरे में लेटी थी और अरमान उसके पास सिरहाने से बैठा था। अरमान ने एक पल के लिए भी आयशा का हाथ ना छोड़ा और न ही उसके चेहरे से अपनी नजरें हटाई।
डॉक्टर्स अपना काम करते रहे और फिर उन्होंने कहा, टेंशन वाली बात नहीं है, ये बस पैनिक अटैक था, इसलिए ये बेहोश हो गई। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें आप इनके होश आने के बाद दे दीजिएगा। ये कहकर कुछ ही पलों में वो डॉक्टर्स अपना काम निपटाकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अरमान ने कुछ पलों तक आयशा का चेहरा देखा और फिर अपना फोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज टाइप करने लगा। दूसरी तरफ अभय इस समय अपने रूम में था और उसका चेहरा पूरी तरह से क्रोध में तप रहा था। उसके कमरे की चीजें बुरी तरह से टूट चुकी थी और हर एक सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। और अभय, उसके हाथ में एक टूटा हुआ कांच था जिसे वो लगातार मसलता ही जा रहा था और बस मसलता ही जा रहा था, जिस कारण उसके हाथ से कब खून निकलकर बहने लगा उसे इस बात का होश ही नहीं रहा कि तभी वहां कबीर का आना हुआ, जिसने कमरे की जब इस हालत को देखा तो उसके पसीने छूट गए और खासकर जब उसने अभय के चेहरे और उसके खून से लिपट हाथ को देखा तो मानो वो सन रहा गया। उसकी हिम्मत तो नहीं थी इस समय अभय के पास जाने की, लेकिन मजबूरन उसे ये कदम उठाना पड़ा और धीरे से अभय के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा, बॉस। अभय ने पलटकर कोई जवाब ना दिया, वो बस अपने सामने फैले अंधेरे को देखे जा रहा था। कबीर ने एक दफा फिर उसे पुकारा, बॉस। और कबीर का इतना कहाना भर था कि अभय अचानक से इतनी तेजी से कबीर की तरफ मुड़ा और उसने अपने हाथ में पकड़ा वो नुकीला कांच लगभग कबीर की गर्दन में धंसा दिया। उस कांच की नोक कबीर की गर्दन को छू गई थी और अगर वो नोक जरा सी भी आगे बढ़ती तो आज ही उसकी मौत तय थी। जहां कबीर का चेहरा पसीने में तरबतर हो गया तो वही अभय के चेहरे के भाव देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाए, इतना भयानक लग रहा था वो, हैवान लग रहा था वो इस समय। उसने कबीर की गर्दन पर उस नोक को गुड़ाते हुए कहा, तो आज तक हम अंधेरे में तीर मार रहे थे कबीर। कबीर की गर्दन से अब खून तक निकलने लगा था। उसने दहशत भरी आवाज में कहा, मैं खुद हैरान हूं बॉस की, भला ऐसा कैसे हो सकता है, पर हुआ तो है ना, और उसकी सजा भी तो तुम्हें मिलनी चाहिए। आई एम सॉरी बॉस, आप जानते हैं आज तक मुझसे कोई चूक नहीं हुई, लेकिन अब तो चूक हो चुकी है ना कबीर, और तुम तो मेरी अदालत का फैसला जानते ही हो जहां सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा सुनाई जाती है। अभय की इस बात पर कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो वही अभय ने अब अचानक से कबीर को पीछे की ओर धकिया कर छोड़ दिया और दूसरी तरफ पलटते हुए चिल्लाया, गेट आउट। ये सुन कबीर की जान में जान आए और वो बिना एक पल गवाए वहां से चला गया। तो वही अभय के दिमाग में इस समय सिर्फ एक चेहरा चल रहा था और वो था आयशा का चेहरा। और एक दफा फिर वो 1 साल पहली उस याद में चला गया। 1 साल पहले उस रात कोठे से जिस लड़की को अभय जबरदस्ती उठाकर लाया था, ना जाने क्यों उस लड़की के लिए अभय के जहन में अलग से जज्बात उमड़ आए थे। अभय ठाकुर, जिसने आज तक किसी की बात नहीं सुनी थी और जो हमेशा अपना फैसला सर्वोच्च समझता था, वो उस रात एक ऐसी लड़की के आंसुओं को देख थम गया जिसके लिए उसकी नजरों में धूल समान भी इज्जत नहीं थी। अभय इस समय अपनी हवेली में था जब उसने अपने किसी खास आदमी से फोन करके कहा, रसिया से मिलना है मुझे। कुछ ही समय में अभय की गाड़ी रसिया बाई के कोठे पर आ ठहरी। उसने इस समय काली रंग की कमीज और नीचे जीन्स पहना था, हाथ में कड़ा था और हल्की सी दाढ़ी, कुल मिला के चलती फिरती तबाही लगता था वो। अभय गाड़ी से बाहर उतरा और उसी समय उसने अपनी आंखों पर काले रंग के चश्मे चढ़ा लिए और अपने सामने कोठे को कुछ पलों तक देखने के बाद वो अंदर बढ़ गया। अभय ने कोठे के अंदर कदम रखा, लेकिन यहाँ तो किस्मत शायद कोई और ही खेल खेलने वाली थी, क्योंकि कोठे के भीतर अभय बस आ ही पाया थी कि तभी ना जाने कहां से एक लड़की बदहवास सी आगे दौड़ी चली आ रही थी। उसके कदम तो आगे थे लेकिन डर के मारे गर्दन उसकी पीछे मुड़ी थी, इस वजह से वो अपने सामने आ रहे शख्स को न देख पाए और सीधे उसकी सीने से जा टकराए। वो लड़की बेतहाशा रोए जा रही थी और उसके पीछे कोठे के ही कुछ आदमी लगे थे जो उस लड़की का पीछा कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने सामने अभय ठाकुर खड़ा दिखाई दिया और उसे देख उन आदमियों के कदम जहां के तहां रुक गए। और वो लड़की बदहवास सी बिना अभय का चेहरा देखे उसके पीछे जा छिपी और उसकी शर्ट पर अपनी पकड़ कसते हुए बोली, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बचा लीजिए मुझे प्लीज। अभय खामोश खड़ा रहा और इतने में ही उनमें से एक आदमी उस लड़की को दोबारा अपने पास खींचने को हुआ और गुस्से में उसने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी अभय ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। कुछ पलों तक वहां सन्नाटा पसर गया कि तभी उस आदमी की दर्द भरी चीख वहां गूंज उठी, क्योंकि अभय ने बेरहमी से उसका हाथ मरोड़ कर तोड़ दिया था, जिस कारण वो आदमी दर्द में बिलखता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। ये आवाज सुन रसिया तुरंत भागते हुए बाहर आए और उसने जैसे ही वहां अभय और उसके पीछे खड़ी उस लड़की को देखा तो वो तुरंत घबराते हुए बोली,
ठाकुर साहब, आप क्यों इस लड़की के पीछे अपने हाथ मैले कर रहे हैं? अरे ये तो हमारा रोज का धंधा है, आप रहने दीजिए उस लड़की को, उसे हम संभाल लेंगे। साली बहुत जिद्दी है, कीमत क्या है इसकी? अचानक से अभय ने छूटते ही कहा, जिसे सुन उस कोठे पर खड़े हर एक शख्स की आंखें फटी रह गई। तो वही वो लड़की, जो उस रात वाली ही लड़की थी जिसे अभय अपने साथ ले गया था, वो स्तब्ध रह गई। और यहाँ रसिया कुछ पलों तक हिचकिचाई और फिर बोली, वैसे आपसे क्या कीमत मांगना ठाकुर साहब, लेकिन फिर भी अगर देने का मन है तो बस 50,000 दे दीजिए। वो क्या है ना, कोरी है इसलिए दाम ज्यादा है। ये सुनते ही अभय ने एक आवाज लगाई, कबीर। इस आवाज की सुनते ही वहां कबीर का आना हुआ, जिसके हाथ में इस वक्त चेक बुक थी, और उसने उस चेक बुक को अभय को दे दिया। अभय ने उस चेक बुक को पकड़ा और उसमें एक अमाउंट लिखकर अपने साइन करते हुए उसे रसिया के मुंह पर दे मारा। 1 करोड़ रुपए। इस लड़की की कीमत एक रात की नहीं बल्कि जिंदगी भर की। अभय की इस बात पर जहां रसिया की रातों रात लॉटरी लग गई, तो वही उस लड़की का खौफ अब और ज्यादा बढ़ गया। और तभी अभय मुड़ा और अब जाकर उसने अपने सामने खड़े इस चांद के टुकड़े को शिद्दत से देखा, जिसकी आंखें इस समय आंसुओं में भीगी थी। अभय ने अगले ही पल उस लड़की की कलाई थामी और उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया। अभय की कार एक खाली बंगले के आगे आकर रुकी, जिसके रुकते ही वो कार से बाहर निकला और पीछे से उसने उस लड़की को भी बाहर निकाला और लगभग घसीटते हुए उसे अंदर ले जाने लगा। उस लड़की के छोटे छोटे कदम अभय के लंबे लंबे कदमों की टक्करी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अभय के पीछे चलती चली आए, और अंदर आते ही अभय ने एक झटके में उस लड़की का हाथ छोड़ दिया। तो वही वो लड़की जो अब तक ये सोच रही थी कि अभय ने उसकी इज्जत और जान दोनों बचाई है, वो अभय के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और नजरें झुकाते हुए बोली, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अगर आज आप न आते तो वो मुझे किसी को बेच देते। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तो वही अभय, जो एकटक उस लड़की की झुकी नजरों को देखे जा रहा था, उसने अचानक से उसकी कमर में अपना हाथ डाला और सीधे उसे अपने जिस्म के करीब खींच लिया, जिस कारण वो लड़की सीधा अभय के सीने से जा टकराए और हैरानी से अपनी नजरें उठाकर अभय को देखने लगी। और अभय ने उसके होंठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए कहा, मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता। ये कहते ही एक पल ना बीता और अभय के होंठ सीधा उस लड़की के होंठों से जा टकराए और अभय ने बुरी तरह से उसके नाजुक लबों को अपने तप रहे होंठों में भर लिया। कंटिन्यूड। रिलैक्स गाइस, आप सब इतने क्यों डर गए कि मैं अरमान और आयशा को अलग कर दूंगी? अरे यार, अरमान मुझे ही मार डालेगा अगर मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की। हाँ, यही आहें सुननी है मुझे मेरे बिस्तर पर। 1 साल पहले जारी है। अभय के बेरहम होंठ उस लड़की के होंठों से उलझ चुके थे और वो क्रूलिटी के साथ उसके होंठों को चूमे जा रहा था। उस लड़की को इसी तरह चूमते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, जिस कारण उस लड़की के कदम अपने आप पीछे होते चले गए। वो लड़की तो पूरी तरह से नम पड़ चुकी थी। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि अचानक से कोई यूं उसकी होंठों पर अपना अधिकार जमा लेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी आंखों से अश्क बहकर गालों पर लौटने लगे और जब उसे होश आया कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, इसका एहसास होते ही उस लड़की ने अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए और अभय के सीने पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। लेकिन यहाँ अभय को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बेहद मजबूती से उसके सीने पर फूल फेंक कर मार रहा है, क्योंकि उस लड़की के नाजुक हाथ की छून भर महसूस नहीं हो रही थी अभय को। हाँ, यही आहें सुननी है मुझे मेरे बिस्तर पर। 1 साल पहले जारी है। अभय के बेरहम होंठ उस लड़की के होंठों से उलझ चुके थे और वो क्रूलिटी के साथ उसके होंठों को चूमे जा रहा था। उस लड़की को इसी तरह चूमते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, जिस कारण उस लड़की के कदम अपने आप पीछे होते चले गए। वो लड़की तो पूरी तरह से नम पड़ चुकी थी। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि अचानक से कोई यूं उसकी होंठों पर अपना अधिकार जमा लेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी आंखों से अश्क बहकर गालों पर लौटने लगे और जब उसे होश आया कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, इसका एहसास होते ही उस लड़की ने अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए और अभय के सीने पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। लेकिन यहाँ अभय को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बेहद मजबूती से उसके सीने पर फूल फेंक कर मार रहा है, क्योंकि उस लड़की के नाजुक हाथ की छून भर महसूस नहीं हो रही थी अभय को। अभय इसी कदर उसे पीछे धकेलता रहा और उस लड़की के कदम डगमगाते रहे, जिस कारण वो सीधा पीछे रखे कुशन पर जा गिरे और अभय उसके कोमल से जिस्म पर हावी हो गया। अभय के पूरे शरीर का भार उस लड़की के ऊपर था और वो नाम ही नहीं ले रहा था उसके होठों को छोड़ने का।
और उसी पल उसे अपने चेहरे पर कुछ गीलापन महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही अभय कुछ पल के लिए रुक सा गया और उसने धीरे से अपने होंठ उस लड़की के होठों से जुदा किए और देखा उसका आंसुओं से भीगा चेहरा। उसके आंसुओं को देख अभय के होंठों के कोने मुड़ गए और उसने अपने अंगूठे से उसके गालों पर लौट रही आंसू की एक बूंद को लिया और उस बूंद को देखते ही बेहद बेरहम आवाज में बोला, नहीं मोहतरमा, इतनी जल्दी इन अश्कों को जाया ना करो, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है इनकी। अभय की इस बात पर वो लड़की नफरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, अगर मेरे साथ यही करना था तो मुझे बचाया क्यों? बिक जाने दिया होता ना? क्या जरूरत थी वहां मसीहा बनकर आने की? जहां वो लड़की फूटकर रो पड़ी तो वही अभय उसके आंसुओं को देख हंस पड़ा। उसकी हंसी बेहद भयानक थी और अब वो लड़की और अधिक हैरान ही रह गई कि तभी अभय ने उस लड़की का चेहरा देख बेहद जिल्लत भरी आवाज में कहा, किसने कहा कि मैंने तुम्हें बिकने से बचाया है? अरे तुम्हारे हुस्न पर तो मेरी नजरों का डेरा पड़ चुका है, तो भला अपनी चीज को मैं किसी और का कैसे होने दूं? हकीकत तो ये है कि मैंने तुम्हें खरीदा है और बहुत मोटी रकम चुकाई है तेरे लिए मोहतरमा, और अब से तुम मेरी गुलाम। अभय के इन शब्दों को सुनते ही उस लड़की के होश फाख्ता हो गए और उसकी आंखें फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने मौजूद ये शख्स एक हैवान है। तो वही अभय ने अपना एक हाथ उस लड़की के जिस्म पर रखा और फिर धीरे से अगले ही पल उस हाथ को उसकी कुर्ती के अंदर डाल दिया और वो लड़की कांप उठी अभय की ठंडी उंगलियों का स्पर्श अपने अनछुए बदन पर महसूस कर। उसने तुरंत अभय की छून को मिटाने के लिए अपने हाथ से उसे रोकना चाहा, पर अभय ने ऐसा होने ना दिया और फौरन उसकी कलाइयों को मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। अब वो लड़की तड़प रही थी अभय की बाहों में, तो वही अभय वो अपनी बेरहमी दिखाता रहा और उसके हाथ उस लड़की की कुर्ती के अंदर चलते रहे और उंगलियां अब उसकी नाभि को टटोलने लगी थीं। खुशकिस्मत है तू मोहतरमा कि तुझे मेरी पनाह में आकर भी 24 की घंटे की मोहलत दी जा रही है, वरना मैं चीजों को मानता नहीं बल्कि छीनता हूँ, और जो चीज मैं तुमसे छीनना चाहता हूँ उससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी अगर तुमने खुद मेरे आगे समर्पण ना किया, वरना बेहद दर्द दूंगा और मेरा दिया हुआ दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तू मोहतरमा। अभय के कहे एक एक शब्द उस लड़की पर कहर बरपा रहे थे। अभय एक आखिरी दफा कसके उस लड़की के पेट को अपने हाथ से मसल दिया, जिस कारण वो लड़की आंख मीचकर सिसक उठी। आहा! तो इस पर अभय ने छूटते ही कहा, हाँ यही आहें सुननी है मुझे मेरे बिस्तर पर। ये कहते ही अभय एक झटके में उस लड़की के जिस्म से अलग हुआ और अब जाकर उस लड़की को ऐसा एहसास हुआ मानो किसी ने उसकी आत्मा को उसके जिस्म से खींच लिया हो। अभय उससे दूर हो चुका था, लेकिन उसका एहसास, उसकी छून, उसके कहे एक एक शब्द अब तक उस सुनसान जगह में गूंज रहे थे। वो बेजान सी उस कुशन पर पड़ी रही और अभय ने उसे देखते हुए अपनी आंखों पर दोबारा उस काले रंग के चश्मे को चढ़ा लिया और कहा, बहुत जल्द मुलाकात होगी मोहतरमा, और अगली मुलाकात में तुझे अपना बना ले जाऊंगा। ये कहते ही अभय वहां एक पल न रुका और तेज कदमों के साथ वहां से जाता हुआ उस मकान के बाहर निकल आया और एक तेज आवाज के साथ उसने दरवाजा बंद किया, जिसकी गूंज दूर तक फैल उठी। प्रेजेंट डे, और अब जाकर अभय होश में आया। वो अरसों पुरानी यादें आज भी उसकी जहन में किसी तपती आग की तरह भड़क रही थी। वो अब भी अपने सामने फैले उस अंधेरे को देखे जा रहा था और होंठों के बीच एक सिगार फंसाकर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके साथ ही उसकी दिमाग में आयशा का चेहरा घर कर गया। अगली सुबह आयशा की धीरे धीरे आंखें खुलनी शुरू हुई। उसका सर जरूर भारी हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो अपना सर पकड़कर आंखें खोलने की कोशिश करने लगी और तभी उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजी, फीलिंग गुड। इस आवाज को सुनते ही आयशा ने अचानक से पूरी तरह से अपनी आंखें खोली और खुद को सबसे पहले अपने कमरे में पाया और फिर अपने बिस्तर पर और फिर अरमान की बाहों में। उसका दिल धड़क के रह गया जब उसने महसूस किया कि वो बिस्तर पर अरमान की बाहों में सिमटी लेटी है। आयशा का सिर अरमान के सीने पर था और अरमान वो शर्टलेस उसे अपनी बाजों में जकड़कर लेटा था और उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आयशा पर टिकी थी। ना जाने कितनी देर से वो यूं ही आयशा को सोता हुआ देख रहा था। तो वही आयशा, वो बुरी तरह से सकपका गई और जैसे ही अरमान से दूर हटने को हुई उसी पल अरमान ने सीधे अपने हाथ की पकड़ उसके बालों पर जकड़ दी और उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए उसने एक झटके में दोबारा आयशा को बिस्तर पर पटक दिया, जिससे वो एक बार फिर बिस्तर पर आ गिरी और अब अरमान उसके ऊपर चढ़ते हुए बोला, फीलिंग गुड। अरमान ने अपना वही सवाल दोहराया। उसका चेहरा बेहद ठंडा था और आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए अपना थूक निगला और कहा, अच्छा, कल रात उस आग में कैसे फंस गई थी? सब बाहर थे और तुम अंदर।
अरमान एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह किसी भी तरह के भाव नहीं थे। तो वही आयशा ने कहा, मैं वॉशरूम में थी। पता ही नहीं चला कि कब बाहर आग लग गई है और मैं अंदर फंसी रह गई। तुम्हें याद है तुम्हें किसने बचाया था? अरमान के इस सवाल पर आयशा सोच में पड़ गई, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। नहीं, मेरी अचानक से आंख बंद हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। ये कहकर आयशा कुछ पल के लिए खामोश हुई और उसने पलटकर एक दफा फिर सवाल किया, क्या आपने बचाया था मुझे? आयशा के इस सवाल पर अरमान कुछ समय के लिए खामोश रहा और फिर अचानक से वो आयशा के ऊपर से हट गया और सीधा उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बचाया कल रात, कहते हुए अरमान ने अपनी पेंट की जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे अपने होंठों से लगाकर लाइटर जलाने लगा कि तभी आयशा भी धीरे से बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उसने कहा, तो मुझे किसने वहां से बाहर निकाला? आयशा के इस सवाल पर अरमान ने सिगरेट का धुआं उड़ाया और छूटते ही कहा, अभय ठाकुर। ये नाम सुनते ही आयशा के चेहरे के भाव जरा बदल से गए, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ज्यादा हरकत नहीं आने दी और खामोश खड़ी रही। यहाँ अरमान दूसरी ओर देखते हुए अपने होंठों से लगी उस सिगरेट की कश भरे जा रहा था कि तभी अचानक से आयशा ने पीछे से ही अपना हाथ आग बढ़ाकर उसके होंठों से लगी उस सिगरेट को निकालना चाहा, लेकिन अरमान ने बीच में ही उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी अचानक से की गई इस हरकत पर अरमान की नजरें सीधा उसकी नजरों से जा मिली तो वही आयशा बुरी तरह से घबरा उठी कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। आपको ये नहीं करना चाहिए, आयशा ने घबराते हुए कहा। तो वही आयशा की कलाई पकड़े अरमान अपने कदम उसके नजदीक बढ़ाते हुए बोला, मुझे क्या नहीं करना चाहिए? आयशा के कदम पीछे होने लगे। ये नशा। आयशा की पीठ पीछे दीवार से जा लगी और अरमान सीधे उस पर चढ़ता चला गया। उसने अपना एक हाथ दीवार से टिकाया और दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसी सिगरेट को आयशा के सामने ही उसे होंठों से लगाकर बोला, जानती हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक नशा क्या है? चाहत का नशा, जुनून का नशा, नशा पागलपन का। और मैंने तो ये सब कर लिया है, और इस नशे के आगे हर नशा फीका है। आयशा के बस की नहीं थी अरमान से शब्दों की जुगलबंदी में जीतना कि तभी अरमान ने एक दफा फिर उस सिगरेट के धुएं को अपनी सांसों में खींचा और पलक झपकते ही उसने अपने होंठ आयशा के होंठों में भर दिए। और आयशा उसे जब अपने सांसों में अरमान की सांसों के साथ उस सिगरेट का धुआं घुलता हुआ महसूस हुआ तो वो अजीब से एहसास से भर उठी। आयशा झटपटा उठी और शुक्र है कि उसी पल कमरे का दरवाजा बज उठा, लेकिन अरमान ने आयशा को ना छोड़ा, उल्टा और अधिक पागलपन के साथ आयशा के होंठों को लगभग काटते हुए उसे एक झटके में छोड़ दिया और आयशा की सांसें खींच गई। इतनी देर में उसकी तो जान ही निकल गई थी। वो तेजी से अपनी सांसें खींचने लगी और बाहर कोई लगातार दरवाजा पीटे जा रहा था। तो इधर अरमान ने एक आखिरी दफा आयशा को देखा और फिर जमीन पर पड़ी अपनी काली रंग की शर्ट को उठाया और इसी तरह शर्टलेस रहकर उसने लापरवाही से उस शर्ट को अपने कंधों पर टांग लिया और सिगरेट को अपने होंठों के एक किनारे दबाकर आगे बढ़ गया। अरमान ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसे अपने सामने दिखे गुस्से में भभकते हुए शरद, जिसने जब अरमान के शरीर पर शर्ट को ना पाया तो वो खौल उठे। क्या तुम में जरा भी शर्म बची है? शरद दांत पीसते हुए बोले। हाँ, इसीलिए अभी तक नीचे पेंट पहन रखी है, जरूरत पड़ी तो एक दिन इसे भी उतार दूंगा। ये कहते ही अरमान ने पलटकर दीवार से चिपकी आयशा को देखा और फिर कहा, मुंह बोले बाप आ गए हैं बेबी, हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन। ये कहते ही अरमान ने आयशा को आंख मारी। जहां आयशा का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया तो वही अरमान पूरी बेशर्मी के साथ शरद को घूरता हुआ बाहर चला गया। कंटिन्यूड। कल होने वाला है एक बहुत बड़े सच से पर्दाफाश। डियर तमन्ना शाह, भाई ये तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। कमेंट के बदले 2 चैप्टर। चलो ठीक है, कल दिन में एक और चैप्टर कंफर्म। क्रूअलनेस इन अ नाइट ऑफ इंटीमेट पनिशमेंट। अरमान के जाते ही शरद अंदर आए और उन्हें देख आयशा ने भी अपनी हालत सुधारी और उनसे नजरें चुराते हुए खड़ी हो गई। तो वही शरद उसके सामने आकर कुछ देर की खामोशी के बाद बोले, तुम ठीक हो ना? इस पर आयशा ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, हम मैं ठीक हूँ। शरद ने कहा, अच्छा हुआ कि मिस्टर ठाकुर ने तुम्हें समय रहते बचा लिया, वरना अगर मैं अरमान के भरोसे बैठा रहता तो पता नहीं क्या होता। शरद की इस बात पर आयशा उन्हें सवालिया नजरों के साथ देखने लगी तो वही शरद ने कहा, हाँ, मुझे लगा कि अरमान तुम्हें बचाने के लिए आग में कूदा था, लेकिन वो तो किसी और ही लड़की को अपनी बाहों में लेकर बाहर आ गया। तुम तो उसे अपना मसीहा समझती हो ना, पर कल रात तो उसने तुम्हें छोड़कर किसी और की जान को ज्यादा तवज्जो दी। शरद की इन बातों का असर बेशक आयशा पर हो रहा था,
और वो ये भी नहीं कह सकती थी कि इस बार शरद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अरमान ने खुद उससे ये बात कही थी कि कल उसकी जान अभय ठाकुर ने बचाई। क्या पता उन्हें मैं मिल ही ना पाई हूँ। आयशा ने फिर भी कोशिश की कुछ बोलने की, तो इधर शरद ने कहा, तुम्हें ढूंढने की कोशिश की होती तो जरूर मिल जाती। खैर, मैं इस वक्त उस बारे में तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं बस ये देखने आया हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। और तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था, बोल रहे थे आज कोई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें छोड़ देगा, तैयार हो जाओ जाकर। कहकर शरद वहां से चले गए तो वही आयशा के दिमाग सिर्फ उनके कहे वो शब्द गूंज रहे थे। मुझे लगा कि अरमान तुम्हें बचाने के लिए आग में कूदा था, लेकिन वो तो किसी और ही लड़की को अपनी बाहों में लेर बाहर आ गया। तुम तो उसे अपना मसीहा समझती हो ना, पर कल रात तो उसने तुम्हें छोड़कर किसी और की जान की परवाह की। आयशा इस बात को इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। इधर शरद अपने स्टडी रूम में बैठे कुछ फाइल्स देख रहे थे जब अचानक से पीछे से किसी लड़की ने उन्हें हक कर लिया। गुड टाइम डैड। ये सुहाना थी, जो कल रात ही अपनी फॉरेन ट्रिप से वापस आई थी। शरद ने अपने गले में पड़े सुहाना के हाथ पर अपना हाथ रख लिया और परेशानी भरी आवाज में कहा, तुम जानती हो सुहाना, ये सिर्फ और सिर्फ बुरा वक्त है। इसे गुड टाइम कहना बंद करो। तो वही सुहाना उनसे दूर हुई और लापरवाही से आगे टेबल पर बैठते हुए बोली, आपने कोशिश तो बहुत अच्छी की थी डैड कि आप अपनी रिस्पेक्ट और अपनी सटेप डॉटर को बचा सकें, लेकिन पता है आपने मात कहाँ खाए। सुहाना की इस बात पर शरद हैरानी से उसे देखने लगे तो वही सुहाना ने कहा, आपसे गलती ये हुई कि सबको बचाते बचाते आप खुद विलन बन गए, भाई की नजरों में भी और उस लड़की की नजरों में भी। ये सुन शरद ने कहा, तो मैं क्या करता, हाँ तमाशा देखता रहता। सुहाना, नहीं, बल्कि आप कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे बिना आपके कुछ किए सब अपने आप ठीक हो जाता है। वो कहते हैं ना, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। शरद, तुम कहना क्या चाहती हो? ये सुनते ही सुहाना के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। यही कि इन सब में आप क्यों बुरे बन रहे हैं जब आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है किसी और को बुरा बनाने का। किसकी बात कर रही हो तुम? आयशा। दूसरी तरफ अभय की गाड़ी एक बड़े से गैराज के आगे आकर रुकी और कार रुकते ही वो सीधे गाड़ी से बाहर निकला और अपनी शर्ट की बाजों को कोहनी तक समेटते हुए अंदर आ पहुंचा। अंदर इस समय किसी आदमी को बेरहमी से मारा जा रहा था कि तभी वहां अभय का आना हुआ, जिसके चेहरे पर इस वक्त काल मंडरा रहा था। उसके अंदर आते ही कबीर ने उसके हाथ में एक धारदार छुरा पकड़ाया और उस छुरे को पकड़ते ही अभय सीधे उस आदमी के सामने जा खड़ा हुआ और उसने आप देखा ना ताव और सीधे उस छुरे को उस आदमी की आंखों में घोंप दिया। खून के छींटे अभय के चेहरे पर आ गिरे और उस आदमी की दर्द भरी चीख ने हर किसी के कानों को चीर दिया। तो वही अभय अब भी ना रुका। वो उस छुरे को उसकी आंखों में और मजबूती के साथ गिराते हुए दांत पीसकर बोला, तू जानता था कि मैं झूठ बोलने वालों को कैसी सजा देता हूँ, इसके बावजूद तूने मेरे साथ छल किया। और अभय का इतना कहना भर था कि उसने उस चाकू को अब सीधे उस आदमी की गर्दन में खड़े खड़े घोंप दिया और इस दफा तो उसे चीखने तक की मोहलत ना मिली। ये माहौल खून और खौफ से सन चुका था। वही अभय मानो क्रोध में इस दुनिया तक को जलाकर खाक कर देना चाहता था। वो पागलों की तरह एक के बाद एक उस छुरे को उस आदमी के चेहरे पर घोंपता गया। कोई कमजोर दिल वाला शख्स अगर इस मंजर को देखता तो खड़े खड़े ही मर जाता। और अभय, वो अथाह क्रोध में चीखा, कहाँ है वो? ये कहते ही अभय बुरी तरह से चीख उठा और उसके सामने आ गई उस लड़की की छवि। फ्लैशबैक। रात का वक्त। पिछली दफा जिस मकान में अभय ने उस लड़की को छोड़ा था वो लड़की अब भी वही थी, आंखों में उन्हीं आंसुओं के साथ। बस फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लड़कियां उसे अच्छी तरह से सजा धजा कर जा चुकी थी। जब उस लड़की ने अभय का हाथ न थामा तो इस बार अभय ने उसी हाथ को आगे ले जाकर उस लड़की के बालों पर कस दिया और उसके नाजुक से बालों को अपनी मुट्ठी के भरकर एक पल में उसे खड़ा कर दिया। वो लड़की दर्द के मारे कराह उठी तो वही अभय अपने होंठों में फंसी सिगरेट का धुआं उस लड़की के चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, इसीलिए तो तू मुझे रास आ गई मोहतरमा, कि तू वैसी लड़की नहीं है। ये कहते ही अभय ने उस लड़की के जिस्म से लिपटा साड़ी का पल्लू एक झटके में अलग कर डाला और अगली ही दफा सीधे उसे उस बिस्तर पर धकेल दिया। वो लड़की तो कांप उठी मगर अभय ना रुका। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और उसे अपने जिस्म से निकालकर जमीन पर फेंकते हुए उस लड़की के ऊपर हावी हो गया और दूसरे ही पल जो सवाल उसने पूछा उसे सुन उस लड़की का दिल धक्कर रह गया, किसने भेजा है तुझे? अभय के इस सवाल पर वो लड़की सेंसलेस हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से उसने ऐसा सवाल क्यों किया। और वही अभय ने कसके उस लड़की की कमर को अपने हाथ से दबा दिया और चीख उठा, बोलो,
किसने भेजा है तुझे यहाँ? वो लड़की दर्द के मारे रो पड़ी और बोली, नहीं, मुझे यहाँ आप लाए हैं, ना कि किसी ने भेजा है। झूठ, साफ झूठ दिखता है तेरी आंखों में, लेकिन काश ये जान लिया होता कि मुझसे झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है। अभय की पकड़ उस लड़की के जिस्म पर कसती ही जा रही थी, जिस कारण उसका दर्द भी बढ़ता जा रहा था। वो बुरी तरह से सिसक उठी, मैं झूठ नहीं कह रही। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ अंजाम के लिए। ये कहते अभय ने उस लड़की के जिस्म से वो साड़ी अलग कर जमीन पर फेंक डाली और अब वो केवल एक ब्लाउज और इनस्कर्ट में उसके सामने रह गई। उसने जी तोड़ कोशिश की अपना जिस्म छुपाने की, लेकिन अभय ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और अपने दांतों से उसके ब्लाउज को कंधे से नीचे सरका दिया, जिस वजह से उसकी काली रंग की इनविया की स्ट्रेप दिखने लगी। वो लड़की बुरी तरह से चीख उठी, अगर यही सब करना है तो जान ले लीजिए मेरी, लेकिन मुझे इस कदर जलील मत कीजिए। उसकी ऐसी दर्द भरी चीख अभय थम सा गया। उस लड़की के चेहरे को देख अब उसे यकीन होने लगा था कि वो किसी की भेजी हुई नहीं है। तो वही उस लड़की ने दर्द से चीखती आवाज में कहा, आप सब मर्द एक जैसे होते हैं। औरत के सम्मान को कुचलना बखूबी आता है आपको। अरे आप तो यहाँ के राजा समान है ना, सब आपकी इज्जत करते हैं। तो भला आप मेरी इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या इसी तरह आपके यहाँ इंसाफ होता है? अभय एक जगह थमा रह गया था। एक लड़की के आंसू और उसके शब्द अभय के ज़हन पर बहुत गहरा असर छोड़ रहे थे। ना जाने अभय को क्या हुआ कि वो अगले ही पल उस लड़की के ऊपर से हट गया और उसने जमीन पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर बिना उस लड़की को देखे उस शर्ट को उसके जिस्म पर फेंक कहा, पहनो इसे। और ये सब उस लड़की के लिए भी किसी ख्वाब से कम नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभय ने वाकई उसे छोड़ दिया था, लेकिन फिलहाल उसने जल्दी से अभय की उस शर्ट से अपने जिस्म को ढक लिया और कांपते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मैं नहीं जानती आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जिस दलदल से आप मुझे निकाल कर लाए हैं वहां मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती से लाई गई थी। और मेरा वादा है आपसे कि जिस दिन मेरी इज्जत पर आंच आए वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसका इतना कहना भर था कि अभय क्रोध में भर उठा। पलक झपकते ही उसने पलटते हुए सीधे उस लड़की की गर्दन को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। उस लड़की की जान हलक में अटक गई तो वही अभय ने दांत पीसते हुए कहा, खबरदार जो अगली दफा इन शब्दों को अपनी जबान से भी बाहर निकाला, वरना तुम क्या खुद को मारोगी। मौत तो मैं तुम्हें दूंगा, ऐसी मौत जिसकी कल्पना तक नहीं की होगी तुमने। उस लड़की का दम घुटने लगा था, पर अभय ने उसे ना छोड़ा, उल्टा एक और सवाल उस पर दागते हुए कहा, नाम। वो लड़की सांस ना ले पाने की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसका चेहरा लाल पड़ गया कि तभी अभय इस दफा इतनी जोर से चीखा कि उस लड़की का रोम रोम कांप उठा, नाम। ये सुनते ही उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती जबान के साथ अभय की बाजों में फड़फड़ाते हुए कहा, माया। माया नाम है मेरा। ये नाम सुनते ही अभय के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अगले ही पल माया का गला छोड़ दिया और अब माया बुरी तरह खांस उठी, लेकिन अभय ने उसे सांस लेने की भी ढंग से मोहलत ना दी और माया की कमर को पकड़ उसे अपने नजदीक खींच लिया, जिस वजह से माया का पूरा जिस्म अभय से जा टकराया। तो वही अभय ने अपने होंठ से माया के होंठों को छूकर उसके नाम को दोहराते हुए सनक भरी आवाज में कहा, माया। प्रेजेंट टाइम। अभय, जो इस समय उस आदमी को बहरहमी से मारने के बाद बेहद क्रोध में चिल्लाया, आयशा वो नहीं है जिस तक पहुंचने के लिए मैंने खून की नदियां बहा डाली। अभय के क्रोध में तप रहे चेहरे को देख हर किसी ने अपना थूक निगल लिया था कि अचानक से अभय ने अपना हाथ सामने रखी कांच की मेज पर दे मारा और बेतहाशा तेज में चिल्लाया, और तभी अचानक से कमरे में बैठी माया उठ खड़ी हुई। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने अपने तेज धड़क रहे दिल पर हाथ रखा और अपनी बढ़ चुकी सांसों को संभालने की मशक्कत में लग गई, लेकिन उसकी घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी अचानक से कमरे में एक जोर की हवा खिड़की के द्वारा आई, जिस वजह से वहां रखा एक कांच का ग्लास टूटकर जमीन पर बिखर गया। माया उस कांच को बटोरने के लिए झुकी, पर तभी अचानक से एक कांच उसके हाथ में चुभ गया, जिस वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। लेकिन माया, उसकी आंखों में नमी आ गई, हाथ कटने की वजह से नहीं बल्कि उस एक शख्स के ख्याल से जिसके बारे में सोचकर ही वो तड़प उठती थी, और वो शख्स अभय ठाकुर। कंटिन्यूड। फाइनली मैंने दिल में पार भी दे दिया और ये सस्पेंस भी क्लियर कर दिया कि अभय, माया और आयशा का क्या कनेक्शन है। अभी भी बहुत सारे डाउट होंगे जो आगे क्लियर होंगे।